परिणाम क्या है जो कि उनके सामने और अपनी साजी है सब राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का वो क्या कहता है जो जिसके परिणाम क्या है जो कि उनके सामने हमारा प्रधानमंत्री हमारे परिवार का मुखिया उसके सामने झुकेंगे। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पूरे भारत के परिवार का मुखिया है उसके सामने झुकेंगे। हमारा प्रदेश अध्यक्ष हमारे पूरे देश के पार्टी के परिवार का मुखिया है उसके सामने झुकेंगे। अच्छा है, प्रणाम करो करो हाथ लगाओ कौन है झुकेगा करो हाथ लगाओ आशीर्वाद दो। और ऐसा इस बात का है मुझे इस बात का है वो कहती संस्कृति हिंदुस्तान की संस्कृति है बुजुर्गों के लिए बुजुर्गों के लिए अमित शाह जी की उम्र और दूसरे लोगों की ज्यादा फर्क नहीं है कोई बात नहीं आप झुको। हमारे यहाँ देवी देवता सब बैठे हुए हैं मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं उनके सामने क्यों नहीं झुकेंगे ये मैं सब लोगों से पूछना चाहती हूँ। ये मेरा संस्कार है ये आपका परंतु मैं इनके अहंकार के बारे में पूछना चाहती हूँ। इनकी तो कमर कहीं नहीं झुकती एक ही जगह दंडवत करना जानते हैं वो और वो भी शासकान। आपके अपने संबंध कैसे हैं वसुंधरा राजे जी बहुत से? अच्छे हैं और आपको यकीन है कि वो इस बार आपको दोबारा पार्टी में सत्ता में लेकर आएंगी? देखिए वसुंधरा जी हमारी नेता है वहाँ की मुख्यमंत्री है स्वाभाविक रूप से उनका रोल बड़ा है मगर पार्टी को कोई एक नेता या कोई एक कार्यकर्ता जीता नहीं सकता। पार्टी को ढेर सारे लोग जीता वसुंधरा जी स्वयं बहुत ताकत के साथ लगी है बहुत अच्छा प्रचार कर रही है हर सीट का उनका दौरा हुआ है और पार्टी का कैडर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक का पूरा एक मुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में एक बड़ी लड़ाई लड़ी। वसुंधरा जी ने बड़े बड़े महलों में रहकर राज किया है जनता से गांव गरीब से कोई सरोकार नहीं इसलिए भाजपा सरकार का बोरिया बिस्तरा बंद करके गंगा जी बहा दो। भाई में हमारा राजस्थान का सफर शुरू हुआ जयपुर से फिर हम गए अजमेर जैसलमेर और आज हम आपके पास आए आपके बीच यानी बाड़मेर में। राजनीति का इकलौता और पहला पारिवारिक शो आ चुका है बाड़मेर में और राजस्थान के चुनाव बहुत ही करीब है तो जाहिर सी बात है कि आज मुद्दों पे बात होगी राजस्थान के पर बाड़मेर के पश्चिम में पड़ता है पाकिस्तान तो पाकिस्तान पर भी बातचीत होगी और इसके लिए हमारे साथ है तीन साथी। मैं उनका परिचय करा देता हूं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ है गोपाल सिंह जी आपका स्वागत है भाई वर्सेस भाई में और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है स्वरूप सिंह जी आपका भी स्वागत है और साथ में हमारे साथ है सीनियर पत्रकार पवन जोशी जी आपका भी स्वागत है भाई वर्सेस भाई में। तो इन तीन साथियों के साथ और दो भाइयों के साथ बाड़मेर की धरती पर हो गए 5 सवालों पर चर्चा 5 बड़ी बातों पर चर्चा और पहला सवाल भाताश्री देश के परिवारों को और यहाँ पे बैठी जनता को बता दूं कि क्या वसुंधरा का अपमान बदला लेगा राजस्थान, ये पहला सवाल है। तो दूसरा सवाल है क्या मोदी जी का किसान कार्ड ये गारंटी है राजस्थान में बीजेपी की जीत की? मोदी का किसान कार्ड जीत की गारंटी है। और तीसरा सवाल है कि एक सही वोट से बदलेगा राजस्थान। और चौथा सवाल है कि क्या कांग्रेस के लिए करतारपुर से सिद्धू का चुनाव प्रचार होगा। और आखिरी सवाल है कि इमरान खान के मुंह पर तो वैसे मोहब्बत प्यार दोस्ती की बात है पर उसके मंच पर कहीं ना कहीं खालिस्तान की उपस्थिति है। ये 5 सवालों पर होगी बड़ी बहस। और आज का ट्विटर पोल का सवाल भी लाइव हो चुका है। बिल्कुल, क्या है आज के ट्विटर पोल का सवाल? आज के ट्विटर पोल का सवाल यही है कि क्या 2019 के लिए कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन है पाकिस्तान से? मेरा यानी छोटे भाई शहजाद का दावा है बिल्कुल हाँ है। और मेरा यानी तहसीन पुनाला का दावा है बिल्कुल नहीं। तो आप छोटे भाई की बातों से इत्तेफाक रखते हैं या आप बड़े भाई तहसीन पुनाला की बातों से इत्तेफाक रखते हो? हैशटैग भाई वर्सेस भाई पर वोट कीजिए, ट्वीट कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे पास भेजिए ताकि उसको दिखाया जाए लाइव शो के दौरान।
और आइए चलते आज के पहले सवाल की ओर। और पहला सवाल यही है कि क्या वसुंधरा के अपमान का बदला लेगा राजस्थान? भ्राताश्री, क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी में? कभी वो माँ बाप को ले आते हैं मोदी के, कभी वो ब्राह्मण जाति और जातिवाद पे उनको गालियां देते हैं, और कभी तो वो महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं, पर महिला मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी बातचीत करते हैं अशोक गहलोत जी? जमहूरियत में, लोकतंत्र में कोई भी वजीर आला, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, उसे देश की जनता के सामने झुकना ही पड़ेगा। लेकिन जो अशोक गहलोत जी ने कहा कोई गलत नहीं कहा। इसलिए गलत नहीं कहा क्योंकि घनश्याम तिवारी जी पहचानते ना, भाजपा के बड़े नेता थे। छोड़ते समय उन्होंने कहा कि भाजपा के केंद्र के नेता बचा रहे वसुंधरा राजे को। अब मैं आपको उसका सबूत देता हूं। ललित गेट यानी ललित मोदी, वसुंधरा जी के साथी, उनके दोस्त, उनको किसने बचाया? मोदी जी की सरकार ने बचाया। उसके बाद यहाँ पे आप महिलाओं के अपमान की बात करते हो। प्रदेश में आज जो महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है वो 18% बढ़ा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ है, तो बहनों की बात कर लेते, महिला सुरक्षा की बात कर लेते। एक महिला मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी टिप्पणी करना, और मैं समझ सकता हूं कि ये टिप्पणी कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों होती है। भारतीय संस्कृति है कि प्रणाम करते वक्त हम झुकते हैं। शायद आप लोगों में इटालियन संस्कृति ज्यादा है, भारतीय संस्कृति कम है क्या? सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और उनको सम्मान की दृष्टि से देखा है। ये सम्मान है। अशोक गहलोत जी ने जैसे वसुंधरा जी से कहा कि आप उन ट्वीट पे ये कहा कि आप झुककर प्रणाम करते हैं। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। वो एक महिला है, वो हमारे लिए पूजनीय है, सम्मानीय है। विपक्ष के भले ही हो, एक सम्मानीय होने के नाते नरेंद्र मोदी की मां भी पूजनीय है। मैं आपको निवेदन कर दूं, नरेंद्र मोदी जी का एक और, आप इससे पहले एक स्टेटमेंट आया था, से की गई। नरेंद्र मोदी जी का भी एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक देहाती महिला कहा था। क्या वो अपमान नहीं था महिलाओं का? नवाज शरीफ ने कहा था, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा अपमान अपने प्रधानमंत्री का नहीं सहन कर सकता। नवाज शरीफ जी की मां के लिए वो आम लेके वहां पहुंचते हैं, साड़ियां लेके वहां पहुंचते हैं, और यहाँ की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करते और महिला सुरक्षा की बात करते हो। अशोक गहलोत ने जो बात की है, क्या आप एक वरिष्ठ नेता है, आप वो बात करते किसी महिला के बारे में? अशोक जी ने बिल्कुल कहा कि एक महिला होने के नाते उनको किसी भी तरीके से इस तरीके अपने स्वार्थ के लिए, मतलब कि आप भी अपने स्वार्थ के लिए इस तरीके से नहीं झुकना चाहिए था। मेरा यही मानना है। स्वरूप सिंह जी, यहाँ पे सवाल आदमी और महिला का नहीं है, और अगर महिला का सवाल आता है तो यहाँ पर हमारी बहन, हमारी बेटियों, हमारी भाभीयों का सवाल आता है। तो मैं आपको आंकड़े दिखाता हूँ। सिर्फ जयपुर में इस साल 400 से अधिक बलात्कार के केसेस हुए। वसुंधरा जी महिला है ना, 2300 केसेस महिलाओं पे अत्याचार के सिर्फ जयपुर में रजिस्टर हुए। वसुंधरा जी महिला है ना, और वसुंधरा जी ने एक कानून लाया 2017 का बिल के अनुसार। वसुंधरा जी सारी जिंदगी एक मुख्यमंत्री के हैसियत से राजस्थान की जनता के पैसे पर बंगले में रहेगी, उन्हें सुरक्षा और गाड़ी मिलेगी। यहाँ पर हमारी महिला को कोई सुरक्षा नहीं है, गाड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और उनके लिए सारी व्यवस्था है। कांग्रेस शासनकाल के दौरान ये सारे महिलाओं पर और बालिकाओं पर जैसे ही शोषण के मामले बढ़े, तभी केंद्र सरकार ने पॉक्सो एक्ट लाया। ये कांग्रेस पहले कभी लाई थी क्या? आप गलत कह रहे हो। आंकड़े मेरे पास है। 2014 के पहले जोधपुर के अंदर, 2013 के पहले जयपुर के अंदर, जो यहाँ पे आज 400 बलात्कार के केस है, कांग्रेस के समय 220 थे। तो आप गलत कह रहे हो, आगे की बात कीजिए। पॉक्सो एक्ट लाने का यही मात्र कारण है कि ये जो अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, पॉक्सो एक्ट के तहत ही गलत कह रहे हो। 2016 का आपको उल्लेख दे दूं, जब कांग्रेस की हुकूमत थी तब मैं 2270 का आंकड़ा दिखाया। कांग्रेस की हुकूमत के टाइम पे ये आंकड़ा था 1870 का। आगे बोलिए। ये जो कानून लाया यही इन आंकड़ों को कम करेगा। तो अब तक कम क्यों नहीं हुआ? 2018 के आंकड़े आपको दिखा दूं। अपराध को कानून के दायरे से ही कम किया जा सकता है और निश्चित रूप से कम होगा। आपको लगता है कि जो भाषा का इस्तेमाल अशोक गहलोत कर रहे हैं बार बार, चाहे वो प्रधानमंत्री की माता पिता के बारे में बात हो, फिर एक कैंडिडेट ने, कल हमने वीडियो दिखाया कि किस तरीके से विरोधियों का सिर फोड़ने की बात कर रही है, और एक आज अशोक गहलोत बयान देते हैं वसुंधरा राजे के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी कही जा सकती है। क्या ये स्ट्रैटेजी है कांग्रेस पार्टी की कि जितने नीचे स्तर पर जाया जा सके उतने नीचे स्तर पर जाए, और क्या राहुल गांधी का इशारा है इसके पीछे? देखिए, लोकतंत्र में अमर्यादित भाषा का तो कहीं पे भी किसी भी स्थान पे कोई स्थान नहीं है। अब अगर आपको राजनीति में इस तरह की अमर्यादित टिप्पणियां करके चर्चाओं में रहना है, चर्चाओं में आना है, और उसके लिए अगर टिप्पणियां करनी है, और विशेषकर चुनावी माहौल में, चाहे दोनों ही पार्टियों का कह रहा हूं, कई बार दोनों ही दलों से टिप्पणियां आती है, लेकिन
करते हुए उनका ये बनता है कि तो चर्चा में रहने के लिए अशोक गहलोत ऐसी बातें करते हैं क्या? बिल्कुल ये मिथ्या है। मैं आपसे एक ध्यान पत्रकार कह रहे हैं। एक मैं ध्यान का आपका ध्यान एक और आकर्षित करना चाहूंगा। सोनिया गांधी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी की पत्नी, वो हमारी भारत की बहू है। उनके लिए किस प्रकार की मर्यादित भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया हम सबके सामने, तो हम सब जानते हैं। आप उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं? नक्शे कदम पे नहीं, हम नक्शे कदम पे नहीं चलते। ये ऐसा है, मैं मेरा निवेदन मित्रों से करना चाहूंगा जो इस प्रकार की सोच रखते हैं कि ये महिलाओं का अपमान है। ये अपमान नहीं है, ये महिलाओं को सम्मान देने के लिए बात कही गई है। झुकने के जिसको बारे आप में मानते बोलना नहीं, ये अपमान नहीं है उनका। ये अपमान नहीं है उनका मानना ये है कि आप महिला होने के नाते पूजनीय है और स्वार्थ के लिए किसी के आगे इस तरीके से न झुके। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राजस्थान के अंदर जो एनसीआरबी का डेटा ये आता है राजनाथ सिंह जी के मंत्रालय से, तो मैं इसको ये आंकड़ों को झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये कहता है कि राजस्थान यानी हमारा प्रदेश इस वक्त तीसरे नंबर पे सारे हिंदुस्तान में SC ST पे जो जुल्म होते हैं उसके ऊपर। और 2016 में 1060 केस इसी तरह पुलिस ने डिस्पोज ऑफ कर दिया क्योंकि आपकी राजस्थान की पुलिस वसुंधरा जी के नीचे वो एविडेंस भी इकट्ठा नहीं कर पाई, सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए। क्या SC ST का सम्मान नहीं होना चाहिए? SC ST का सम्मान अगर दिया है तो केंद्र सरकार और इस राजस्थान की सरकार ने दिया है। उससे पहले SC ST के बंधुओं का कांग्रेस ने केवल दुरुपयोग किया है मत लेकर के। 2 अप्रैल को किया ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 2 अप्रैल को SC ST का सम्मान किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबके सामने। मुझे एक बात बताइए कि आप लोग महिलाओं के बारे में इतने आंकड़े दे रहे हो, आप एक महिला मुख्यमंत्री की इज्जत नहीं कर सकते और आप ये बड़े बड़े दावे कर रहे हो। आपके समय पर अगर सरकार आ जाएगी तो महिलाओं की क्या हालत होगी? निर्भया कांड यूपीए सरकार के दौरान हुआ था। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, शर्त यह है कि जो शासन कर रहा है, जो रूलिंग में है, उनकी मंशा साफ होनी चाहिए कि अत्याचारों के विरुद्ध कानून लाए और उनके खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस पार्टी ऐसा कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। महिलाओं के सम्मान पे ठेस पहुंचा है, आपको लगता है कि ऐसे वसुंधरा राजे इस पे विक्टिम कार्ड खेल रही है? जोशी जी, अब इस बयान के पीछे के भाव क्या है एक्चुअल में तो उस पे जाना चाहिए। अब वो उनका उस किस दृष्टिकोण से उन्होंने ये बयान दिया है। अब अशोक जी भी वापस ये कह रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। अब वो जो परसेप्शन बना है इस बयान का एक्चुअल में तो उस पे है कि क्या आप लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? अशोक गहलोत ने कह दिया, उसने एक राजनीतिक बयान दिया, उन्होंने तो राजनीतिक बयान है, आप उसको विक्टिम कार्ड करके आपके पास कोई और मुद्दा नहीं है इसलिए भुनाने की भी कोशिश की जा रही है। ये उनका हौसला पस्त हो चुका है, उनको सरकार आती नहीं दिख रही, इसलिए अनर्गल बातें कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, संस्कृति के प्रति भी कुछ भी बोल रहे हैं और बोलते वक्त इनको ध्यान नहीं रहता हम क्या बोल रहे हैं। मेरा एक निवेदन है, आप कह रहे हो सरकार आती हुई नहीं दिख रही है, तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर राज्य में हर जिले में जाने की कोशिश करते हैं। वो इस बार आप काम का हिसाब मांगते हो, काम का हिसाब दे रहे हैं। इस एरिया में क्यों नहीं आए? ठीक है, इस एरिया में क्यों नहीं आए? देखिए शहजाद और तहसीन, आज की सबसे पहले बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र राजस्थान को लेकर कल सुबह 9 बजे जारी होगा। जयपुर में अशोक गहलोत और सचिन पायलट कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगे। टिकट बंटवारे में देरी के बाद घोषणा पत्र में भी बीजेपी से देर हुआ है कांग्रेस का, लेकिन कल सुबह 9 बजे उनका घोषणा पत्र आ जाएगा। सबसे पहले सवाल हम शुरुआत करते हैं यहाँ के लोगों से, क्या वसुंधरा का अपमान करके यहाँ पे कांग्रेस रण जीतेगी? बिल्कुल नहीं, वसुंधरा जी का कोई अपमान नहीं किया गया है। एक नारी सम्मान के हिसाब से उसको बोला है कि किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। हम लेंगे, आप जल्दी से आप बताइए। सवाल आप कहेंगे। आखिर जनता गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, इन मुद्दों को छोड़ते हुए कब तक हम भावनात्मक मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे? जल्दी से आप बताइए, वसुंधरा का अपमान किया जा रहा है, क्या राजस्थान बदला लेगा? वसुंधरा का क्या, यहाँ पे मेवाराम जी जैन ने आज वहाँ पे इनकी खुद की गाड़ी एक्सीडेंट हुई और बोल दिया कि मेरी गाड़ी पे किसी ने हमला कर दिया। ये तो झूठे ही है, तो ये वसुंधरा का अपमान तो करेंगे। जल्दी से आप बताइए, क्या वसुंधरा का अपमान करके यहाँ एक वोट से बदला लेंगे? एक वोट से बदला होगा। ये जातिगत राजनीति कांग्रेस करती आई है और इसका सर वसुंधरा जी के बारे में जो बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वसुंधरा जी जो है वो झुककर अगर प्रणाम करती हैं तो ये कोई अपमान नहीं है। दूसरी बात जो इन्होंने बताई कि मैं बड़े भाई साहब से सवाल करना चाहूँगा, बड़े भाई साहब तहसीन, इनसे सवाल करना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में आंकड़े कम थे और अब आंकड़े ज़्यादा हो गए, तो मैं बताना चाहूँगा कि पहले ऑनलाइन FIR नहीं हुआ करती थी, न पहले कांग्रेस के राज में लोगों की बात सुनकर FIR दर्ज की जाती थी, अब FIR दर्ज होने लगी है। बहरहाल देखेंगे, जनता फैसला करेगी कि महिला का अपमान कौन करता है और महिलाओं का सम्मान कौन करता है। पर अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल किसानों से जुड़ा है, इसलिए राजस्थान की जनता को इसमें खास दिलचस्पी होगी। कुछ
लोग तो ऐसे हैं, कोई कागज पकड़ा ले और कोई बोल दे यहाँ किसानों का बोलना है तो वो रट लेते हैं। जिनको ये मालूम नहीं है चने का पौधा होता है कि चने का पेड़ होता है, जो मूंग और मसूर में फर्क नहीं समझते हैं, वो आज देश को किसानी सिखाने के लिए घूम रहे हैं। भाषण में प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले हाथी सो रहा था। अपमान किसका किया? हिंदुस्तान के किसानों का, युवाओं का, ये जो माताएं बहनें आई हैं इनका, खेत में जो काम करते हैं उनका। सोने का चम्मच लेकर के जो पैदा हुए हैं उनको तो अरे बिना जूते पहने अगर खेत में चलते हैं तो कांटा कैसे चुभता है इसका भी ज्ञान नहीं होता है। ये मुसीबत तो हम जानते हैं। क्या मोदी का किसान कार्ड जीत की गारंटी बनेगा? दरअसल आज प्रधानमंत्री मोदी नागौर में थे और उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष या नामदार नेता राहुल गांधी पे बड़ा हमला करते हुए कहा कि कुछ लोगों को चने का पेड़ होता है या चने का पौधा होता है ये तक नहीं पता, कुछ लोगों को मूंग दाल और मसूर दाल का फर्क नहीं पता, पर वो बात करते हैं किसानों की। और जो 10 साल में काम नहीं हुआ, मतलब एमएसपी बढ़ाने का और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का, वो कांग्रेस पार्टी के जमाने में नहीं हुआ, वो बीजेपी ने किया। तो भ्राताश्री किसानी पे आपसे सवाल है, मूंग दाल और मसूर दाल के बीच में जनता को फर्क बता दीजिए आप। मैं देश की जनता को सारे फर्क आज बता दूंगा, लेकिन एक सवाल से हम शुरू करते हैं। सारे हिंदुस्तान में मैं बार बार ये सवाल पूछता हूं, आज ये सवाल मैं 2 महीने से पूछा, आज फिर पूछता हूं। एक मंडी बता दो जहां एमएसपी स्वामीनाथन जी ने जैसा बोला था वैसे लागू हुई, आपको एक मंडी नहीं मिलेगी, वो लागू ही नहीं हुई। अब मैं आपको आंकड़े के साथ जवाब देता हूं। यूपी की हुकूमत में बिल्कुल सही कहते मोदी साहब, जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ अब हुआ। यूपी की हुकूमत में यानी मनमोहन सिंह जी की हुकूमत में जो हमारे किसान एग्रीकल्चर ग्रोथ था वो था 4.2% और एनडीए के कार्यकाल में ये हुआ 1.1%। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये है किसान जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री उसके आंकड़े हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पहले तो जो उन्होंने हमला किया, राहुल गांधी को मूंग दाल और मसूर दाल में फर्क पता है क्या? उनके पास तो वो आलू सोना वाली फैक्ट्री है। अच्छा, और प्रधानमंत्री ने तो काम गिनवा दिए, सिंचाई योजना से लेकर जो है सारी योजनाएं गिनवा दी, 2 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर बजट दे दिया, फसल बीमा योजना दे दी। आप योजना कम गिना रहे हो, घोषणा पत्र के बदले गोद से पत्र दे रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का और किसान का कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी किसानों के लिए ऋण माफी की योजना लगी, यहाँ बैठे सारे किसान वर्ग के लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या इसका फायदा अपने किसानों को मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। आज तक 400 हमारे किसान भाई ने आत्महत्या की है, 400। आज से पहले इस प्रदेश में कभी नहीं हुआ। क्या वसुंधरा जी इसकी जिम्मेदारी लेती है? 400 हमारे किसान भाई ने जिन्होंने आत्महत्या की है। किसानों का वर्तमान देखेंगे, भामाशाह कार्ड हो चाहे किसी भी प्रकार की योजना देखेंगे, रात को किसान नींद में सोता है, सुबह उठता है, उसके खाते में बिना कुछ जानकारी के 20,000 25,000 ऐसे पैसे आए। तो कहाँ से आए? वो भाजपा की सरकार से ही तो आए हैं, भाजपा सरकार की योजनाओं से ही पैसा आया। फिर 400 किसी के खाते में पूछिए, आप जवाब दीजिए। सुबह में मेरा सवाल है जोशी जी आपसे, सवाल ये है कि मोदी जी ने अपना तो रिपोर्ट कार्ड दे दिया किसानों पे, उन्होंने कहा है कि 48 साल में जो नहीं हुआ, और 48 सालों में अगर आप देखें फार्मर सुसाइड्स का रेट 2 लाख से ज़्यादा फार्मर्स ने सुसाइड की थी महाराष्ट्र में। अगर 10 साल का शासन देखें, आज क्या 4.5 साल में मोदी सरकार ने और यहाँ की सरकार ने मिलकर किसानों के लिए ज़्यादा काम किया है, कम काम किया? आप बताइए। देखिए, मैं अगर बाड़मेर के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो बाड़मेर लगातार अकाल से जूझता रहा है और बाड़मेर का किसान इतना जीवट है कि वो अब तक किसी सरकार के भरोसे नहीं रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ के किसान इतने जीवट रहे हैं कि उन्होंने अपने दम पे अपने परिवार को पाला, अपने पशुपालन को उन्होंने स्वावलंबी किया है। सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकारों ने
ठीक है, घोषणाएं की है, समय समय पे उनको लाभ भी पहुंचाए हैं। मैं उस पे नहीं कह रहा हूं कि साहब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पंजाब में एवरेज औसतम जो एवरेज इनकम है किसानों की वो है 28,000, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, और यहाँ पर प्रदेश में गिरकर हो गया है 5,190, जबकि ये गहलोत साहब के टाइम पे था 5,000, लेकिन आप इन्फ्लेशन को अगर पकड़े तो 5,000 और 28,000 में आपने किसानों के लिए क्या किया? उत्पादन के दृष्टिकोण से पंजाब में वहाँ नहर का क्षेत्र है और यहाँ पे सूखा इलाका है, इसलिए उत्पादन में अंतर होना ही है, स्वाभाविक है। पर एक आखिरी सवाल आपसे यही है कि जो यहाँ पे कमिट किया गया है कि हम लोगों ने लोन माफ़ी दी, क्या राजस्थान में, क्योंकि महाराष्ट्र में भी लोन माफ़ी की गई, उत्तर प्रदेश में भी की गई, वहाँ पे किसी तरीके से लागू हुआ है? राजस्थान में किस तरीके से लागू हुआ कर्ज माफ़ी किसानों के लिए? देखिए, मैंने पहले भी आग्रह किया है कि यहाँ का जो किसान है, वो चाहे कांग्रेस की हुकूमत रही हो चाहे भाजपा की हुकूमत रही हो, यहाँ का किसान खुद इतना स्वावलंबी है कि वो सरकार के भरोसे आज तक नहीं रहा। फायदा हुआ है किसान के कर्ज माफी का? हाँ, कुछ किसानों को हुआ है, कई किसानों की शिकायतें भी आ रही है, कई गांवों से शिकायतें भी आ रही है, कई किसान कह भी रहे हैं। अब इसको राजनीतिक मुद्दा भी बनाया जा रहा है कि साहब हम किसान के साथ, एक्स पार्टी कह रही है हम किसान के साथ, भाजपा कह रही है हम किसान के साथ। तो कौन है असलियत में किसान? ये किसान ही बताएंगे आपको। ये 7 दिसंबर को किसान ही नतीजा देंगे कि क्या किसानों की हालत सुधरी है, खराब हुई है? वसुंधरा जी, बिल्कुल तहसीन, सीधे हम किसानों के पास जाएंगे, जनता के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है जो अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इन दिनों राजस्थान में चुनावी रैलियां कर रहे हैं, उनको लेकर सर्व ब्राह्मण महासभा ने कानूनी नोटिस भेजा है। योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया था कि बजरंगबली आदिवासी और वनवासी उससे आते हैं, तो सर्व समाज ब्राह्मण महासभा ने कहा है कि जातियों में बांटने का आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगाया है और इसी को लेकर कानूनी नोटिस भेजा और 3 दिन में माफी मांगने के लिए कहा है। अब चलते सीधे किसानों के पास। आप बताइए, सबसे पहले मुझे पीछे कोई किसान एक दिखाई दे रहे, क्या किसानों के लिए किसने काम किया? भाई इसके बहुत किया है किसानों के लिए। तो किसने काम किया? भाजपा ने, भाजपा सरकार ने किया है। किसानों के लिए क्या काम? बहुत ही अच्छा किया है, हजारों काम हुए। चलिए आप बताइए। सॉइल कार्ड बनाया है मोदी जी ने, हेल्थ केयर कार्ड, सॉइल कार्ड मोदी जी ने बनाया किसानों के लिए, और फ्री में बीज बांटने मोदी जी ने काम किया किसानों के लिए। ना बीजेपी करती है ना कांग्रेस करती है, ये किसानों को लूटती है। 2004 में स्वामीनाथन आयोग बना था, लेकिन 2014 तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उसके बाद मोदी जी आए तो हमारे यहाँ पश्चिमी राजस्थान के अंदर गवार और जीरा सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उन्होंने उस फसल को उसके साथ में ही नहीं जोड़ा। उसकी उचित आयोग का एक बड़ा मुद्दा है शहजाद, क्योंकि 2014 तक इसे लागू नहीं किया गया, लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर बैठक भी की थी दिल्ली में। सर मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मोदी जी की बात कर रहे हैं, आज से 1.5 साल पहले यहाँ बाढ़ आई थी, गुजरात में भी आई थी, राजस्थान में भी आई थी, ठीक है। तो राजस्थान का जो कि बॉर्डर इलाके, गुजरात बॉर्डर पे जो इलाका है वहाँ पे बाढ़ थी। मोदी जी आए धानेरा डीसा जो कि उनका इलाका था, वहाँ घूमे, न तो राजस्थान में आए, वहाँ 500 करोड़ का पैकेज दिया गया और राजस्थान में 1 रुपए तक नहीं। किसानों के लिए, किसानों का हितैषी कौन? सर मैं किसानों के लिए बोलूं या महिलाओं के लिए बोलूं? किसानों के लिए हितैषी तो कांग्रेस है, जिसने जो ऋण माफ किए थे, और गौवा के लिए ऋण माफ कांग्रेस ने किए थे। ये सब जुमलेबाजी की सरकार है। और ज्ञानदेव आहूजा बीजेपी के विधायक है, उन्होंने क्या बयान दिया था आपको पता है? उन्होंने, मैं एंकर साहब आपको बोलता हूँ, जवाब लेने दीजिए, आपके सवाल का जवाब ले लेते। विशाल, हम लोग जवाब लेते हैं। 2 बातें आई है। भारतीय जनता पार्टी बताया कि क्या भेदभाव किया गया था गुजरात और राजस्थान के बीच में, और क्या आपसे सवाल है कि एमएसपी की जो बात की और स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की, 10 सालों तक उसको लागू क्यों नहीं किया गया, 2014 तक लागू क्यों नहीं किया गया? पहले सबका जवाब। केवल गुजरात में बाढ़ पीड़ितों के पास जाने का जो प्रश्न है, पानी रोका है, नर्मदा का पानी रोका नहीं है, बल्कि उसको वहां तक पहुंचाया और बहुत बाड़मेर के करीब आ चुका है, बाड़मेर जिले में प्रवेश कर चुका है। और आपसे सवाल है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी 2006 में, 2006 से लेकर 2014 तक कौन सी निद्रा में थे आप लोग कि आपने उसको लागू नहीं किया? कांग्रेस सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो उसमें सारी तकनीकी कमियों को निकाल के करती है। कांग्रेस सरकार का ऐसा कोई निर्णय नहीं होना चाहिए जो जीएसटी की तरह हो, जो नोटबंदी की तरह हो, जिसमें 365 दिन के अंदर 669 उसमें अमेंडमेंट हो। ऐसा कोई भी कानून कांग्रेस सरकार नहीं लाना चाह रही थी। इसमें वो सारी कमियां दूर करके समय आने पर लागू करेगी। चलिए, अब पानी आया है, नर्मदा का पानी काफी क्षेत्र में आया, कांग्रेस की योजना थी, और उसमें बाड़मेर का एक एरिया गुड़ामालानी है, उसमें आया है। चलिए योजना है। अब चलते अगले सवाल की ओर। राम राम था। भारत माता की, भारत माता की। एक कामगार नामदार के खिलाफ लड़ाई के मैदान में है।
और तब आप ही में से एक जो जिंदगी आप गुजारते हैं वही जिंदगी मैंने गुजारी है। भाइयों बहनों, हम आपसे हमारे पोते पोतियों की भलाई के लिए नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे वोट मांग रहे हैं इस धरती का भला करने के लिए, यहाँ के जन जन का भला करने के लिए। न आप सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, न मैं सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ। न आपके माता पिता दादा दादी कभी राज करते थे, न मेरे माता पिता दादा दादी कभी राज करते थे। अगला सवाल है कि क्या एक वोट से बदलेगा, एक सही वोट से बदलेगा राजस्थान? आज प्रधानमंत्री ने अपनी तकरीर में, अपने भाषण में यह भी कहा कि एक वोट का बहुत महत्व होता है, वो देश की और प्रदेश की तकदीर बदल सकता है। और उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि आज 4-4.5 सालों का हिसाब किताब देते वक्त उन्होंने कहा है कि कम से कम 1,25,00,000 लोगों को पक्के घर मिले हैं। राजस्थान में 7 लाख लोगों को पक्के घर मिले हैं। 6 करोड़ फर्जी बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया गया है और 90,000 करोड़ का भ्रष्टाचार बंद किया गया है। और यही चीज हुई है एक वोट से। ये उन्होंने नहीं बल्कि उस एक सही वोट ने किया है। तो भ्राता श्री, क्या एक सही वोट से 7 तारीख को राजस्थान और देश की तकदीर बदल सकती है ना? मुझे लगा कि आज जब वजीर आजम यहाँ पर हमारे राजस्थान के अंदर जब वो प्रचार कर रहे थे, वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे, मनमोहन सिंह जी की हुकूमत के लिए प्रचार कर रहे थे, क्योंकि सही वोट उन्हीं का था, सही काम उन्हीं का था। और मैं आपको आंकड़ों में दिखा दूं, वसुंधरा जी ने कहा था कि मैं 15 लाख नौकरियां दूंगी, वो नौकरी दे नहीं पाई, लोगों को लफंगा कहा उन्होंने, जो बच्चे बाहर निकले और नौकरियां मांगी, और उनका एक भी स्कीम आज तक वो लागू नहीं कर पाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक सही वोट, तो ये सही वोट बीजेपी के लिए होगा या कांग्रेस के लिए होगा? और कांग्रेस के लिए होगा तो क्यों होगा? प्रधानमंत्री ने तो 5 बातें बता दी है। प्रधानमंत्री के तरफ से मैनिफेस्टो लॉन्च हो चुका है, बीजेपी का मैनिफेस्टो, उसमें युवाओं के लिए बहुत सारी बातें। आप लोगों ने तो अभी तक मैनिफेस्टो लॉन्च नहीं किया। एक हमारे यहाँ की कहावत है जी, राजस्थानी में, बोलिए ना। जल्दबाजी में किया जाता काम है, उसमें कई गलतियां रहती है जी। कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई भी, आप लोग चुनाव के बाद ही फिर घोषणा पत्र जारी कल हमारा है, आज इन्होंने किया, कल हमारा है, कांग्रेस का घोषणा पत्र है। मैं निवेदन कर दूं सही वोट के लिए, जब यहाँ पे विधानसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी गई, लोगों को उसी समय से इनके पता चल गया काम करने के तरीके से। उसके बाद से जब भी यहाँ चुनाव हुए, निकायों के चुनाव हुए, वहाँ पे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकारा, उपचुनाव में सिरे से नकारा है, और वही की वही रिपीटेशन इस विधानसभा चुनाव में होने वाली है। सही वोट किसके नाम पे पड़ेगा, अशोक गहलोत के या सचिन पायलट के? सही वोट आपकी तरफ से किसके नाम पे पड़ेगा? सही वोट कांग्रेस के नाम से पड़ेगा, पंजे के हाथ पे पड़ेगा। तो आप मुझे एक चीज बता दीजिए, जब वसुंधरा राजे जी ने कहा था कि मैं लोगों को लाठी नहीं नौकरी दूंगी, उसके बाद ये लोग जब रास्ते पे उठे उनको लफंगा कहा। 13 लाख नौकरियों में उन्होंने स्कैम किया। सीएजी की रिपोर्ट मेरे पास है। पॉस्को का उन्होंने कोर्ट राजस्थान में उसको अब तक वो स्थापित नहीं कर पाए, राजस्थान हाईकोर्ट ने उनको खरी खोटी सुनाई, एक भी काम। और जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं घर दिया गया, वादे किए गए थे 18 लाख घर के, दिए गए सिर्फ 7 लाख घर, वो भी दिए गए कि नहीं उसका अब तक रिपोर्ट आया नहीं। तो वसुंधरा जी ने कौन सा अपना वादा आज तक पूरा किया है? जितने घर वसुंधरा जी की 5 साल के कार्यकाल में बने हैं, अब तक कांग्रेस ने कभी नहीं बने, इसके आधे भी नहीं बनाए। और वादे 18 लाख के किए थे, दिए गए 7 लाख, उसकी भी अब तक रिपोर्ट, ऑडिटेड सीएजी रिपोर्ट नहीं आई है। काफी बन गए हैं और काफी अभी बनने बाकी है, लेकिन वो प्रोसेस में है। तो आप मानते हो कि आप 5 साल में फेल हो गए, आप नहीं बना पाए? फेल नहीं हुए, लेकिन आधे से ज्यादा बढ़ा दिए। जो हमारा लक्ष्य था, उस लक्ष्य को निश्चित रूप से सरकार आता ही पूरा करेंगे। पर जोशी जी, आपसे सवाल है कि क्या जो 4.5 साल में काम हुआ है राजस्थान में, और इसकी तुलना 50 सालों में जो हुआ है उसके साथ भी की गई थी वसुंधरा राजे के द्वारा जब उन्होंने मैनिफेस्टो लॉन्च किया, क्या सही वोट वसुंधरा के लिए होगा या सही वोट अशोक गहलोत, सचिन पायलट, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के लिए होगा? देखिए, जनता की नब्ज को यूं तो जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो जनता है, राजस्थान की जो जनता है, वो अपनी वोट की कीमत को बहुत अच्छी तरह से जानती है। उसको वोट की वैल्यू बहुत अच्छे से पता है। यहाँ की जो जनता है, यहाँ का जो मतदाता है, वो न तो कभी किसी प्रलोभन में फंसा है, न किसी के बहकावे में आया है। 7 दिसंबर को जो वोटिंग होगी और 11 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे, उस नतीजे में
भाजपा को पता चल जाएगा कि उन्होंने काम किया है और विपक्ष को ये पता चल जाएगा उन्होंने विपक्ष में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। विशाल आपके पास जाना चाहता हूँ, जनता से पूछिए कि एक सही वोट राजस्थान को बदलेगा, पर वो सही वोट किसके लिए होगा? और कुछ किसान हैं, उनके हाथ में कुछ आलू है। शहजाद हसनैन यहाँ पर कुछ लोग आलू लेकर हाथ में आए, आखिरकार ये सियासी दलों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आपका क्या नाम है? हरीश। ये आलू हाथ में लेकर आप क्यों आए हैं? मैं ये पता करना चाहता हूँ राहुल गांधी आलू से सोना बड़ा मशीन कब दे रहे हैं हमको? हम बड़ा चाहते हैं 1 किलो आलू लेके आए, 1 किलो आलू मेरे सोना बहुत होगा 1 किलो आलू से सोना कब बनेगा? और दूसरी तरफ आप बताइए, एक वोट क्या राजस्थान को बदल सकता है? कोई जरूरी नहीं, सारे लोग मिलके ही करेंगे वही होगा। एक वोट से वो सीपी जोशी का हुआ था, दूसरी पार्टी ने भी क्या कर लिया। आप देखिए इनके पास शहजाद ये दोनों पार्टियों से बिल्कुल बुरी तरह से नाराज हैं। इनके हिसाब से जो विधायक और जो चुने जाते हैं सिर्फ जातिवाद का जहर देते हैं, इंसानियत से समाज का दूषित हो रहा है। वोट के लिए हर समाज की गाड़ी किराए पे लगा रहे विधायक दावेदार, 500 से अधिक गाड़ियां एक प्रत्याशी के पास है। तो इनकी नाराजगी सभी दलों से है, जो कि जाना चाहिए। आप बताइए, क्या एक वोट राजस्थान की तकदीर बदल सकता है? और आपका एक वोट कहाँ जा रहा है? मैं तो कह रहा हूँ मेरा एक वोट है विकास पे जाएगा और एक वोट से तकदीर बदलती है। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि इन बीजेपी वालों के पास में एक राजदार परिवार, गांधी परिवार की बुराई के अलावा विकास तो है नहीं, सिर्फ गांधी परिवार की बुराई। विकास नहीं है, इस तरफ भी जल्दी से आते हैं। क्या एक वोट प्रदेश की तकदीर बदल सकता है? तो आप गांधी परिवार को छोड़ दो, दूसरा कोई परिवार तो पकड़ दो, और आपके पास कोई हो तो एक तो बताओ हमारे को कम से कम। आप बताइए जल्दी से, कुछ युवा कह रहे हैं एक वोट क्या तकदीर बदल सकता है? बिल्कुल, एक वोट तकदीर बदल सकता है। हमको हनुमान बेनीवाल जैसा एक दमदार नेता की आवश्यकता है, तो दोनों पार्टियों को घर भेज दिया जाए। एक वोट क्या तकदीर बदल सकता है? एक वोट सीपी जोशी जी से पूछ लीजिए आपकी क्या हुआ था। एक सीपी जोशी जी से पूछ लीजिए। लेकिन आपसे सवाल हो गया, कुछ और लोगों का सवाल जल्दी से। हाँ, आप बताइए। मेरा सवाल कांग्रेस के नेताओं से है कि राम मंदिर पे आप अपना पक्ष कब स्पष्ट कर रहे हो? राम मंदिर पर कब अपना पक्ष स्पष्ट करेंगे? आपका हो गया, आपका हो गया, कुछ और? कांग्रेस के लोग हैं जो लोगों को डरा कर वोट लेना चाहते हैं। बाड़मेर के अंदर मेवाराम ने एक ऐसा बैनर लगाया है कि सैन से जीना है तो वोट मेवाराम जैन को देना है। सामने वाला उम्मीदवार 2 बार सांसद रहा है और 1 बार विधायक रहा है, उसके खिलाफ लोगों को क्यों डराया जाता है? स्वरूप सिंह जी, जनता के जो सवाल आ रहे हैं उसका आपको एक जवाब तो देना ही होगा। सवाल ये है कि मोदी जी ने कहा था मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगी, आज तक वो डेटा दे नहीं पाए। वसुंधरा जी ने कहा था मैं 15 लाख नौकरी दूंगी, उसका उसने घोटाला कर दिया। तो भाजपा 2022 की बात हमेशा क्यों करती है? जो किया उसका रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं देती है? भ्रष्टाचार के आकंठ तक कांग्रेस की सरकार डूबी रही, वो हमारे से क्या प्रश्न करेगी? आप नौकरी पे जवाब दीजिए। जितनी नौकरियां भाजपा के शासनकाल में दी गई वो कांग्रेस में कभी सोची ही नहीं, केवल प्रश्न करती है। और जो मेरे पास आंकड़े हैं वो कहते हैं कि यूपीए में ज्यादा नौकरी दी गई थी। वसुंधरा जी ने जो 13 लाख नौकरियों का दावा किया, स्कैम निकला, सीएजी की रिपोर्ट है। नौकरियां जो वसुंधरा जी की सरकार में दी गई वो कांग्रेस सरकार में नहीं दी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कम से कम प्रधानमंत्री जगह जगह जाकर वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं और इसीलिए शायद जनता बार बार बीजेपी को हर राज्य में चुन भी रही है और कांग्रेस को रिजेक्ट कर रही है। आपसे सवाल ये है कि आप उस एक सही वोट को लेने के लिए आपके पास 3 कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो कल आपके मैनिफेस्टो में भी दिखेगी या जो जनता से उस एक वोट को लेने के लिए कामयाब होगी? आप 3 पॉइंट बताइए। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो बनाने के लिए जो कमेटी बनाई है उसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं। कांग्रेस के छोटे स्तर का कार्यकर्ता भी उसमें शामिल है। समाज के विभिन्न वर्ग, जो गरीब है, दलित है, शोषित है, किसान है, व्यापारी वर्ग है, युवा है। में मैनिफेस्टो में आपने से मुसलमानों को स्कूल और अस्पताल दे दिया, वहाँ पे बाकी सारे मुसलमान भी अल्पसंख्यक है, दलितों की भी ध्यान रखना पड़ेगा और जो दूसरे लोग हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। भारतीयों के बारे में क्यों नहीं सोचते आप? मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, कौल ब्राह्मण, इसमें बांटते क्यों हैं? बांटते हम नहीं है। कल हनुमान जी को बांटा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जो हमारी श्रद्धा का विषय है। हम नहीं बांटते, हमें कभी बांटने का नाम नहीं लिया। हमारे नेता, हम आदर्श चलते हैं, महात्मा गांधी जी के आदर्शों पे चलने वाली ये पार्टी है। ये पार्टी गांधी के आदर्शों पे चलने वाली नहीं है। लोगों को मारने की बात होती है, लोगों का सिर फोड़ने की बात होती है, ये महात्मा गांधी के आदर्श। महात्मा गांधी जी ने सिर फोड़ने की ऐसी कोई बात नहीं की। अगर नहीं तो ये सफिया खान ने तो और जो लोग आज समर्थन कर रहे हैं वो गोडसे के समर्थक है, गांधी के समर्थक नहीं है। हर इंसान दे दिल दे अंदर ते शान बान आन दे नाल हर इंसान जीवे ते प्यार अमन खुशहाली दा रूप बन के मेरा यार दिलदार इमरान खान जी।
अगर फ्रांस और जर्मनी एक यूनियन बना के आगे बढ़ सकते हैं, हम क्यों नहीं बढ़ सकते? हमने तो इतने एक दूसरे की हमने भी एक दूसरे के लोग मारे हैं, लेकिन वो कत्लेआम तो हमने कभी भी नहीं की जो उधर हुई थी। The bilateral dialogue, we always say, terror and talks can't go together. The moment Pakistan stops terrorist activities in India, the dialogue can start. अब चलते हैं चौथे सवाल की ओर। क्या कांग्रेस पार्टी करतारपुर से सिद्धू का चुनाव प्रचार करवाना चाहती है? ये सवाल इसलिए पैदा होता है क्योंकि इमरान खान ने बड़ी दिलचस्प चीजें बोली है। पर मेरा सवाल आपसे ये है, उन्होंने सिद्धू जी को ये भी कह दिया कि पाकिस्तान से चुनाव लड़ लो, तो सिद्धू जी जाएंगे पाकिस्तान चुनाव? बिल्कुल सही। इमरान खान ने कहा नवजोत सिंह सिद्धू को, आपकी पॉपुलैरिटी इतनी कि अगर आप पाकिस्तान से लड़ोगे तो भी जीतोगे। ये बात और किसने कही थी? नवाज शरीफ जी ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी कही थी। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी भी देशद्रोही है? दूसरा सवाल, हम जाते हैं कि राष्ट्र सुरक्षा से अगर ये इतना ही खतरा है तो मोदी जी की मिनिस्टर वहां पर क्यों गई थी? हरसिमरत कौर बादल क्यों वहां पर गई थी? क्या उनके जाने से वहां पर राष्ट्र सुरक्षा को खतरा नहीं पड़ा? और राष्ट्र सुरक्षा की बात कर देते तो वहां पर जब जाके मोदी जी नवाज शरीफ के गले मिलते बिना न्योता, और यहां पर हमारे हिंदुस्तान के अंदर आईएसआई को मिलाते, वो दरिंदा आईएसआई जो हमारे लोगों को मारता है और कहता है आप जांच करो, आपको हम क्लीन चिट देते, तो क्या मोदी जी भी हमारे देश की सुरक्षा से? सवाल ये है कि सिद्धू को वहां पे पाकिस्तान जाना है, उनको दक्षिण भारत से ज्यादा प्यार पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हमारे सेना के लोगों को मारते हैं, उनसे गले मिलने का भी काम करते हैं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान, देखिए वाजपेयी जी के लिए भी बोला होगा, पर वाजपेयी जी ने कभी पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर उनको यह नहीं किया कि उनको आतंकवाद पे चेतावनी ना दी हो। आज सिद्धू पाकिस्तान गए, एक लफ्ज नहीं बोला कि आपने 26/11 किया। उन्होंने तो इमरान खान को फरिश्ता कहकर आ गए। वो पाकिस्तान का भारतीय जनता पार्टी से जो गठबंधन और जो प्रेम है वो सबके सामने है। तो आपको पिछली बार बोल रहे वो। अब जो भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दा बना रही है वो असल में मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, उनके एक मंत्री वहां पहुंचे और उस मंत्री का नाम शिलान्यास पट्टिका में नहीं था। शिलान्यास पट्टिका में उस मंत्री का नाम नहीं होने से उन्होंने बखेड़ा कर दिया। मणिशंकर अय्यर गए थे, बोला उन्होंने पाकिस्तान से कि भैया हमको मोदी हटाना है, मोदी हटाने के लिए मदद कीजिए। कांग्रेस पार्टी की फेसबुक ऐड जो है वो पाकिस्तान में चलती है मोदी हटाने के लिए। मोदी हटाने के लिए आपको पाकिस्तान की अरे जनाब आप इमरान ने भी कह दिया कि भाई मोदी को हटाओ। तब अरे सरकार जिन्ना को महान किसने बताया? ये क्यों बोल रहे हो आप? बिल्कुल जिन्ना की बाजार में जाके कौन रहा है? ये क्यों बोल रहे हो? सवाल ये भी उठता है कि सिद्धू ने वहां पर क्या कहा क्या नहीं कहा। अडवाणी जी ने जाकर वहां पे जिन्ना की मजहब पे सजदा देते हुए कहा कि कृष्ण अडवाणी जी गए थे, आदमी कोई नहीं रह सकता। और मैं आपको फिर से आंकड़े दिखा दूं, ये आंकड़े आ रहे फिर से राजनाथ सिंह जी के मंत्रालय से। आंकड़े ये बता रहे कि यूपीए के दरमियान जो हमारे सैनिक शहीद हुए 2010 से 2011 के, अगर मैं आंकड़े बता दूं, वो है 4 हमारे सैनिक शहीद हुए। जबकि पिछले 4 सालों में सिर्फ मैं कश्मीर की सीज़फायर वायलेशन की बात कर रहा हूं, हमारे 50 सैनिक शहीद हुए, इसमें से 30 शहीद हुए नोटबंदी के बाद। तो मोदी जी राष्ट्र सुरक्षा पे बड़ा 56 इंच का चाहती है, वो क्यों इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते? उग्रवादी कितने मारे गए हो, आप आंकड़े क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या सिद्धू पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है कि ये अच्छा है कि मोदी जी 65 साल बाद देश के प्रधानमंत्री बने। अगर वो पहले प्रधानमंत्री बनते तो 200 साल अंग्रेजों को कोसते। प्रधानमंत्री का ये दायित्व होता है कि वर्तमान की स्थिति को देखे और देश का भविष्य संवारे। ये वर्तमान के प्रधानमंत्री है और देश को भूत का भविष्य भूत की तरफ जाते हैं। आप बताएं, क्या सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगना चाहिए? नहीं मांगना चाहिए। सबूत मांग रहे हैं आपके कांग्रेस के नेता। इनका काम ही झूठा काम ही है। इतिहास में आज दिन तक सेना से किसी ने सबूत नहीं मांगा, इन्होंने सबूत मांगा है, इनको 44 में लाके सबूत मांगना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक का। मेरी बात सुनिए, जो सर्जिकल स्ट्राइक थी वो एक रूटीन प्रक्रिया थी, पर ये बीजेपी वाले यूं क्यों मतलब भूल गए कि 2 युद्ध भी कांग्रेस के टाइम में लड़े हैं। जो मारे हैं पाकिस्तान को, इन्होंने कांग्रेस वालों ने। उसकी वीर गाथा हर कोई करता है युद्ध की, लेकिन किसी ने सबूत सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो एक रूटीन प्रक्रिया है। सबूत मांगना चाहिए। सबूत मांगना चाहिए। ये कांग्रेस की परंपरा रही है। कोई भी जब भारतीय सेना कोई भी काम करती है तो राहुल गांधी और ये कांग्रेस का खोंदन रहा है आज तक। इनके ये बिना सबूत तो कोई बात करते नहीं। भारतीय सेना का अपमान है ये, भारतीय सेना का अपमान है ये। और सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत नहीं मांगना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत नहीं मांगना चाहिए, जल्दी से सरकार से मांगा है, ना कि सेना से मांगा था, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं।
हम जी टीवी को धन्यवाद देते हैं जो बाड़मेर के रेगिस्तान में आकर यहाँ पर सभी जनता का विचार जाना और जनता के अंदर सहयोग और जागृति की पैदा की है जी टीवी ने। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि इमरान खान जो आईएसआई का एक तरीके से कठपुतली है, उनका एजेंट है, उनका पपेट है, आईएसआई का एजेंट भारत को समझा रहा है कि दोस्ती के लिए क्या करना चाहिए। और सिद्धू, उनके दोस्त सिद्धू जो उनको फरिश्ता कहते हैं, एक बार भी नहीं कहते कि इस खालिस्तानी आतंकवादी ने जिसने अमृतसर में हमला किया था उसको जेल में डालने के लिए मेरी मदद कीजिए। उसको एक बार भी नहीं कहते आतंकवाद से निपटने के लिए कार्रवाई कीजिए। एक बार भी आतंकवाद का सवाल नहीं उठाते। आप किसके बातों पर एतबार कर रहे हैं भ्राता सिंह? वहां पर उस फंक्शन के अंदर केंद्रीय मंत्री बादल जी की पत्नी हरसिमरत कौर बादल जी भी थी, उन्होंने भी ये बात उठाई। और मैं आपको पूरी बात समझा दूं, आप बात शांति रखिए, आपको बीच में बोलने की आदत है। दूसरी आपको एक चीज बता दूं, खालिस्तान की आप बात कर रहे हो, यही हमारी हुकूमत थी सुषमा जी की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो खालिस्तानी टेररिस्ट जो कॉन्विक्टेड था वो कनाडा से आया और हिंदुस्तान की सरकार ने उसे वीजा दिया। तो मोदी जी खालिस्तान के टेररिस्ट को क्यों बुलाते बैंक्वेट्स के? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरसिमरत कौर और जो दूसरे मंत्री हरदीप पुरी दोनों थे उस मंच पे, दोनों ने आपत्ति दर्ज की। उन्होंने आपत्ति की कि देखिए ये खालिस्तानी आतंकवादी को रखा गया। पर सिद्धू जो इमरान के बहुत अच्छे दोस्त थे, इमरान खान ने अपनी तकरीर में सिर्फ सिद्धू का जिक्र किया। उन्होंने कहा इस सिद्धू प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सिद्धू ने एक बार भी जाकर ये नहीं कहा कि जिस खालिस्तानियों ने हमारे पंजाब को जलाया, जिसको खत्म करते करते इंदिरा गांधी जी की शहादत हुई थी, उस इंदिरा गांधी के बारे में एक बार नहीं सोचा और कहा कि इसको मंच से उठाओ। आपसे उसको फरिश्ता बोल के आ गए। ये अभी का तुरंत मुद्दा है, इसलिए आप नवजोत सिंह सिद्धू और उनके बाजवा को लपेट में ले रहे हो। जब भारत के प्रधानमंत्री मुखिया बगैर बताए जो उनकी सेनाध्यक्ष की नियुक्ति करता है उनसे गले मिलने के लिए बगैर बताए यूं चले जाता है, कहाँ गए? उसमें किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं है आपका? क्यों नहीं? दो प्रधानमंत्रियों के बीच जो वार्तालाप होती है उसकी तुलना आप सिद्धू के वहां जाकर बाजवा, वहां के आर्मी चीफ जो हमारे देश के सैनिकों को मारता है, उसको गले मिलने से आप करते हैं। बाजवा से उन्होंने आपको बाजवा सोना मुंडा क्यों लगता है और रावत आपको गली का गुंडा क्यों लगता है? रावत तो हमारा है, बाजवा आपका क्यों? रावत सेनाध्यक्ष है, हमारे लिए बड़े सम्मानीय है, इसी प्रकार की कोई बात नहीं है। तो संदीप दीक्षित को तो नहीं निकाला? अगर कोई व्यक्ति हमारा मेहमान होता है। अच्छा, इमरान खान ने गोपाल चावला खालिस्तानी आतंकवादी को साथ में रखा, सिद्धू की जिम्मेदारी नहीं है? खालिस्तान के नाम पर तो आप लोगों ने शहादत दी है ना, खालिस्तानियों के आतंकवादियों की वजह से शहादत हुई है इंदिरा गांधी की। नहीं तो इमरान खान की प्रशंसा कौन कर रहा है? आज हम भी कहते हैं अगर वो पाकिस्तान के जैसे प्रधानमंत्री है, उनका भी तो दायित्व है आतंकवाद रोकने का, हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं। तो आप विशाल, आप जनता से पूछिए कि जो यहाँ पर जो सिद्धू गए, क्या उसका विरोध करते वो लोग या उसका समर्थन करते हो? क्या पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते सुधरने चाहिए? ये सवाल तो जरूर पूछे कि विरोध करते समर्थन करते सिद्धू के वहाँ पे जाके इमरान को फरिश्ता कहते हैं। दोनों जगह से जाने का आप समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? विरोध करते हैं हम। विरोध आप बताइए, सिद्धू के पाकिस्तान जाने का समर्थन या विरोध करते हैं? यहाँ पाकिस्तान सिद्धू क्या और कोई भी व्यक्ति जिस तरीके से सिद्धू गया जाएंगे तो हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन हमारा एक स्थानीय मुद्दा ये है कि यहाँ के जो विधायक है मेवाराम जैन, उन्होंने यहाँ के पत्रकारों पर झूठे मुकदमे किए, जिसका राजस्थान हाईकोर्ट ने खुलासा कर दिया। क्या नैतिकता के आधार पर उसको टिकट? क्या पाकिस्तान से महागठबंधन है? मैं कहना चाहता हूँ जो रोजगार की 50 लाख की बात है, वो क्या पकौड़े तलने वाले रोजगार हो गए या सरकारी रोजगार हो गए? क्या हम केले के ठेले लगाएंगे या फिर रोड पे ढाबा लगाएंगे? बताइए। मेरा सवाल कांग्रेस नेता से है कि कांग्रेस का कप्तान कौन है? जिस 1991 में परसों मदीनगर में वोट मांगे, अब बीकानेर में रमेश डूडी मांगे, सिद्धू को जाना चाहिए नहीं, जनता ने अपनी राय रखी है। 2 सवाल पूछे हैं, कांग्रेस से पूछा राजस्थान में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, और दूसरी तरफ बीजेपी से पूछा है कि दिव्यांगों के लिए इन्होंने क्या किया। लेकिन सिद्धू को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, ऐसा यहाँ की जनता का कहना है। और अब अंत में भाई वर्सेस भाई में वक्त हो चला है आज के ट्विटर पोल के सवाल के नतीजों का। आज भाई वर्सेस भाई के ट्विटर के नतीजों में छोटे भाई यानी शहजाद पूनावाला की जीत हुई है। आप सारे साथी हमारे साथ जुड़े भाई वर्सेस भाई में, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाड़मेर की जनता के भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों ने बहुत बहुत। और ये उम्मीद है कि आज हम आपके सामने बाड़मेर में आए, हमने कुछ देश के मुद्दे रखे आपके सामने, हमने कुछ बाड़मेर के मुद्दे रखे, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।